लिखिए और किसी को दिक्कत है तो बताइए। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। ये जितनी बात बता रहे हैं सारी थ्योरेटिकल पूछी जाएंगी आपको, और आपको ये पता होनी चाहिए एक एक करके सारी बातें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। लिख लिया सभी लोगों ने? बढ़े आगे। ठीक है, लिख लिया प्रज्ञा, मेधा, लिख लिया बेटा, दीदी, अद्विका, लिख लिया तुमने, अनुपमा? यस सर। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोग इतना समझ गए कि जो डाइलेक्ट्रिक होगा दैट वुड बी मेड अप ऑफ द पोलर एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड हाउ द चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द फेस। तुम्हारे पास जो है एम एन फेस, ठीक है, एंड तुम्हारे पास पी क्यू फेस पे कैसे डेवलप हो रहा है। तो मैंने बताया कि इट इज नॉट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द, क्या नाम है, charge right from one phase to other phase or within the insulator. It is not the case. The case is that the polar and the non-polar molecule govern the development of the charges on the face of the insulator, right? So we develop the EP. EP मतलब polarized electric field, ठीक है। EP को अपन लोग जो है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये अंदर डेवलप होती है, ठीक। बात आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे को यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें समझाने वाली क्या बात है, वो क्या होता है हमको पता है, वो तो बिल्कुल पता है तुमको, ठीक। पर वो कैसे, क्यों, काहे, कहाँ पे आया, ये बताना पड़ेगा, ठीक। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस समझिएगा जरा। जो के और तुम्हारे पास एप्सिलॉन आर है वो तुम्हारे पास क्या है, रेशो ऑफ, ठीक है, ओरिजिनल, रेशो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू तुम्हारे पास जो है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रेशो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मतलब वो ये के और तुम्हारे पास एप्सिलॉन आर जो है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट और रिड्यूस्ड कितनी, रिड्यूस मतलब ई नॉट माइनस तुम्हारे पास कितना ईपी, है ना। रिड्यूस्ड कहाँ के आ रही है, अब सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास एक जो है इंसुलेटर है, ये तुम्हारे पास जो है प्लेट है, ये तुम्हारे पास प्लेट है। इस जोन नंबर 1 पे ये ई नॉट आती है, जोन नंबर 2 पे ये ई नॉट आती है, और ये तुम्हारे पास इस वाले पार्ट में ई नॉट माइनस तुम्हारे पास ईपी आती है। बात समझ रहे हैं? सो जो ई नॉट है, ई नॉट जो है वो इस वाले जोन के लिए है, ई नॉट माइनस ईपी किसके लिए है, इसके अंदर के लिए है।
ई नॉट किसके लिए है, इसके अंदर के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास वैक्यूम है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास वैक्यूम है, वैक्यूम कर लो चाहे एयर कर लो। ऐसा क्यों? एक्चुअली में क्या होता है ना कि के की वैल्यू नंबर 1 वैक्यूम के लिए रखते हैं हम लोग, 1.008 रखते हैं एयर के लिए, सो वी टेक इट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल, तो कोई बहुत डिफरेंस होता नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी टेक इट लाइक दिस। सो द फॉर्मूला फॉर द कैपिटल के और द एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना जो है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी। सो वी कैन से के इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है ई नॉट अपॉन तुम्हारे पास ई, ठीक है। अब हम ई क्या है यार तुम्हारे पास ये, अब इसने कहा कि सर ऐसा है, हम उसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं? नाम ये दे देते हैं कि यहाँ पे आपसे बोला करेंगे क्या, ई नॉट बोला करेंगे, इतने पे आपसे बोला करेंगे ई बोल दिया करेंगे, इतने पे आपसे जो है ई नॉट बोल दिया करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्हाट वी अंडरस्टूड यार कि ई इज इक्वल टू जो है वो ई नॉट अपॉन कितना होगा, के होगा, एंड दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ये आपको अब दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है दैट शुड बी रिटन इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन dielectric constant of the material whatsoever it is. It may be asbestos, it may be mica, it may be glass, it may be anything, ठीक है, कुछ भी इलेक्ट्रिक होता है। सिंपल सी बात है, जब डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक तो कुछ भी इलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना होगा, E इज इक्वल टू होगा तुम्हारे पास कितना, E नॉट अपॉन के। कितना लिख लीजिए पहले, तो वी कैन से E इज इक्वल टू दिस, ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। बोले आगे बढ़ाएं? अच्छा, आगे देखिए, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इसके अंदर जो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तुम्हारे पास डेंसिटी, ठीक है, और सरफेस डेंसिटी, और सरफेस डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और सरफेस डेंसिटी ऑफ तुम्हारे पास कितना, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये सरफेस डेंसिटी ऑफ तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक दिखती तुम्हारे पास क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, और तुम्हारे पास जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ तुम्हारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक, ठीक। अब इस बात को समझिएगा जरा, इसने कहा द इंड्यूस्ड dipole moment, the induced dipole moment developed per unit volume of dielectric, ठीक है। the induced dipole moment developed per unit volume of dielectric is called polarization density, is called polarization जो है डेंसिटी, ठीक है, इसी को पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने कहा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये कैसे आया, कैसे मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब समझिए जरा क्या मतलब होगा इसका। यार ये तुम्हारे पास अपना डायरेक्ट्रिक था, ये तुम्हारे पास दो प्लेट्स थी, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है दो प्लेट्स थी, ठीक है। अब इस प्लेट में तुमने प्लस क्यू चार्ज डेवलप कर लिया है, इस प्लेट पे तुमने माइनस क्यू पी चार्ज डेवलप कर लिया है, इस प्लेट पे तुमने प्लस क्यू पी चार्ज डेवलप कर लिया है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आपसे मैं ये कह सकता हूं कि बेटा ये तुम्हारे पास पीडी होगा, ये क्या चीज है भैया, ये इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, इंड्यूस्ड तुम्हारे पास जो है डाइपोल मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। ये जो पीडी है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगा। तो हमने कहा कि इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट को बोला, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पी का फॉर्मूला क्या होता है,
ई का फॉर्मूला होता है चार्ज, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास डिस्टेंस, ये तो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब तुम्हारे पास तो दूरी कितनी है, दूरी है तुम्हारे पास कितना, डी है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दूरी तो डी है। तो हमने कहा कि चार्ज कितना डेवलप हुआ है, क्यूपी डेवलप हुआ है, क्यूपी ना कि क्यू, ध्यान रखिएगा। चार्ज कितना डेवलप हुआ है, क्यूपी डेवलप हुआ है। तो तुम्हारे पास पीडी इज इक्वल टू क्यूपी इंटू डी। वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जो है एरिया ऑफ तुम्हारे पास जो है डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ये ए है। तो वॉल्यूम के नाम पे क्या लिखोगे, ए इंटू डी लिखोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन तुम्हारे पास जो है डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी करके ये फॉर्मूला है, ये होता है कि तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन तुम्हारे पास क्या, अपॉन तुम्हारे पास जो है वॉल्यूम। हमने कहा ठीक है, तो इसने सिग्मा पी नाम का कुछ दिया, ठीक है। और इसका इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा तुम्हारे पास कितना, क्यूपी इंटू तुम्हारे पास डी अपॉन वॉल्यूम होगा तुम्हारे पास कितना, एरिया इंटू डी। हमने सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया तो ये डी है और ये डी है, और ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास क्यूपी अपॉन तुम्हारे पास डी। तो सिग्मा पी जो है वो क्यूपी अपॉन तुम्हारा, सॉरी क्यूपी अपॉन तुम्हारे पास कितना, ए, ठीक है, क्यूपी अपॉन तुम्हारे पास ए होगा। तो QP is the charge which is developed on the surface of the dielectric and that is called as polarized charge. A is the area of the dielectric and sigma P is called as polarization density. ठीक है, तो अगर आपसे पोलराइजेशन डेंसिटी अगर पूछे कोई, ठीक है, तो क्या है, या सरफेस डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, तो है सिग्मा P is equals to QP अपॉन तुम्हारे पास A। ठीक है, लिखिए इसको, लिखिए और बताइए कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए। लिख लिया सबने, कर गया, लिख लिया बेटा, मेधा लिख लिया। सर 2 मिनट। सर हो गया। कोई लिख तो और नहीं, और तो कोई नहीं लिख रहा है ना, मैं आगे पढ़ाओ, ठीक। अब देखिए, सो ठीक है, सो पोलराइजेशन डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी का मैंने बताया। अब मैं एक और बात इसमें बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, अब ये ब्रेकडाउन वर्ड से तुमको पता लग रहा है कि कोई चीज की लिमिट हो गई और खत्म हो गया, वो टूट टाट गया, है ना। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, असल जिंदगी में ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि एक चीज की लिमिट हो जाएगी, फिर अपन टूट जाएंगे, है ना। टूट जाएंगे मतलब कोई जो है मैक्सिमम कैपेसिटी किसी चीज की होनी थी, हो गई कुछ खत्म हो गया भाई, ब्रेकडाउन अब नहीं हो पाएगा उससे काम, ठीक, ये होता है। सो डायरेक्टिव ब्रेकडाउन में कुछ ऐसा ही है। क्या है डायरेक्टिव ब्रेकडाउन, डायरेक्टिव ब्रेकडाउन मतलब डायरेक्टिव टूट गया नहीं, हुआ क्या कि ये तुम्हारे पास डायलेक्ट्रिक था, समझना, ये तो आपका डायलेक्ट्रिक था, ठीक है। अगर तुम इतना तो तुम जान ही गए हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का कलेक्शन हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, इट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। सो वी यू नो दैट कि यार ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है, जानते हैं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस ऑन ऑन तुम्हारे पास प्लेट वन, ठीक है, विल अट्रैक्ट, विल अट्रैक्ट तुम्हारे पास जो है नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस ऑफ तुम्हारे पास जो है एमएन फेस। बात समझिएगा, पॉजिटिव चार्जेस ऑन प्लेट नंबर वन विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस ऑफ तुम्हारे पास एमएन फेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसने कहा व्हेन व्हेन वेरी when very high electric field is applied, when very high electric field is very तुम्हारे पास जो है high, when very high electric field is applied, ठीक है, electrons will detach, electrons will detach itself, electrons will detach itself from तुम्हारे पास क्या, from तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, and will move, and will move towards, and will move towards तुम्हारे पास क्या, प्लेट वन। बस समझिएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या चीज है। ये कहता है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक में जो कि एमएन फेज में हैं, उनको पॉजिटिव चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड खींच ले जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर खींच ले जाएगी तो तुम्हारे पास ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मीडियम विल बी कंडक्टिंग इन नेचर। अगर किसी जगह पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास जो है मूव कर रहे हैं तो मीडियम जो है वो कंडक्टिंग इन नेचर हो जाएगा। तो डायरेक्टर ने कहा कि हमको इससे बचाओ। किससे बचाएं तुमको? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाओ हमको। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या ना, अगर इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये हमारा काम तो हम कर देगा, ये हमको तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन हमसे खींचे जाएंगे, मीडियम क्या नाम है कंडक्टिंग हो गया, फिर फायदा क्या होगा? बात तो सही है। इसने कहा द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can be tolerated, that can be tolerated, ठीक है, tolerated, ठीक है, और handle, ठीक है, और sustenance, ठीक है, the maximum electric field that can be tolerated by dielectric, ठीक है, by electric before its breakdown, before its breakdown is called dielectric breakdown, is called डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे पास जो है ब्रेकडाउन। ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बहुत सारे बच्चे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को जानते ही नहीं है और वही सोचते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की मजबूती ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। नहीं, ये जो तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोल देंगे तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ, ठीक है, इसे हम लोग बोल देंगे तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये, ठीक है। और जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो अलग चीज है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताता है कि ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ये कह रहा है मेरा ब्रेकडाउन होने से बचाओ। इस पर्टिकुलर प्लेट नंबर वन और प्लेट नंबर टू से कहो कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए वो ऐसा लेकर के आए जिसको मैं झेल पाऊं, ऐसा ना लेकर के आए जिसकी वजह से मेरे नेगेटिव चार्ज को तुम खींच लोगे। अगर तुम खींच लोगे तो मीडियम जो होगा वो कंडक्टिंग इन नेचर हो जाएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना मतलब मीडियम का कंडक्शन होना, मीडियम का कंडक्टिव नेचर का होना, ठीक है। तो समझिएगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि तुम्हारे पास टॉलरेट की जा सकती होगी डाइलेक्ट्रिक के द्वारा, उसके ब्रेकडाउन से तुम्हारे पास जो है पहले, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब तुम कहोगे कि ठीक है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया तो इसका मतलब है कि यूनिट ऑफ तुम्हारे पास क्या, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ बिल्कुल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है या फिर वोल्ट पर मीटर होती है। ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आ जाती है, यहाँ से आ जाती है। E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx लिखते हो ना, ठीक है। तो dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट, और dx का मतलब कितना, पर मीटर, तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नहीं सॉरी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज वोल्ट पर तुम्हारे पास मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये यूनिटलेस होता है, ये दोनों लोग
ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों लोग जो हैं एक ही लोग हैं, भाई भाई लोग हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे पास यूनिट लेस होते हैं, इनकी अपनी कोई यूनिट यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है क्या, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लिख लीजिए इसको। समझ आया सभी लोग को? ये डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तुम्हारे पास उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है रिप्रेजेंटेटिव है, मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बात को ध्यान रखिएगा, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नॉट एट ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मीडियम, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड। हो गया बच्चों? लिख लिया? लिख तो नहीं रहा अभी। अनुपमा लिख लिया बेटा? मेधा लिख लिया? अदिति लिख लिया बेटा? बढ़िया, आगे। यस सर। और कोई लिख तो नहीं रहा है? आगे बताऊं? ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई सारी कहानी पोलराइजेशन, है ना। इसमें एक आता है काई कांस्टेंट, काई कांस्टेंट आता है, CHI कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब CHI कांस्टेंट को देख लूंगा मैं, अगर नीट में पूछा गया है तो फिर पढ़ाएंगे, नहीं पूछा गया तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। वो मैं चेक कर लूंगा नीट में है उसके सवाल की नहीं है। अच्छा, इस सबके सवाल तो हैं जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे, ठीक है। सो ये रहा तुम्हारा डायरेक्टिव ब्रेकडाउन। अब नेक्स्ट बात आती है तुम्हारे पास जो है फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ द पीपीसी, कैपेसिटेंस ऑफ तुम्हारे पास पीपीसी इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में इसकी पीपीसी की मतलब पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ठीक है। अब बात को समझिएगा, यहां से आपको डेरिवेशन को आपको समझना है, नोट आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पर मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करा पाऊंगा, ठीक है। ये नहीं होगा तो, क्योंकि फॉर्मूला बेस नहीं आता है। कभी कभार क्या होता है कि फॉर्मूला बेस नहीं आता, उसमें आपको कॉन्सेप्ट काम आता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ये समझिएगा जरा। देखो ऐसा है कि भैया यहाँ पे लगी हुई है अपनी बैटरी, यहाँ पे लगी हुई है अपनी बैटरी, ये जो है अपना थिकनेस T है, ठीक है। और ये जो है D है। ये हर बार T को D से कम क्यों रखते हो, फिट क्यों नहीं कर दे रहे हो? टाइप फिट कर दो, काम खत्म। ये बार बार T और D का झंझट नहीं हो, बात तो सही, ठीक है। अभी देखते हैं उसको करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे पास क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक है, ये तुम्हारे पास जो है डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारे पास क्या है? ये पार्ट तुम्हारे पास E होगा, जो कि E0 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, है ना, अभी बताया मैंने। ये तुम्हारे पास क्या होगा? ये तुम्हारे पास E0 होगा। ये तुम्हारे पास क्या होगा? ये तुम्हारे पास जो है E0 होगा। इस पर्टिकुलर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V1 माइनस V2 लेना चाहता हूँ। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल लेना चाहता हूँ V1, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लेना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितना, V2। तो ऐसा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया, V1 हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया, V2 हो गया। बात समझ आती? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, ठीक। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि V1 माइनस V2 जो होगा, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास बिटवीन बिटवीन तुम्हारे पास प्लेट्स कहलाएगा, कहलाएगा ना, हाँ, ठीक है। अब V1 माइनस V2 जो होगा,
इसे हम क्या नाम है अपना जोन नंबर 1 बोलना चाहेंगे, इसे हम जोन नंबर 2 बोलना चाहेंगे, इसे हम जोन नंबर 3 बोलना चाहेंगे। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V तुम्हारे पास जो है जोन 1, ठीक, V तुम्हारे पास जो है जोन 2 है, और V तुम्हारे पास जो है जोन 3 बोलना चाहेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं है। वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस यू प्रोवाइड टू एनी क्या नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ दी तुम्हारे पास है पार्ट, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास जोन नंबर 1 है, जोन नंबर 1 है, जो जोन नंबर 2 है, जो जोन नंबर 3 है, 1, 2 और 3 जोन में तुम्हारे पास जो है वी जोन 1, वी जोन 2 और वी जोन 3 तुम्हारे पास जो है आता है। आई बात समझ, ठीक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। वी ऑफ द जोन 1, वी ऑफ द जोन 2 एंड वी ऑफ द जोन 3 तुम्हारे पास जो है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहना चाहूंगा कि ई जो है वो तुम्हारे पास वी अपॉन डी होता है, तुम कहोगे हाँ सर ठीक है, ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, या फिर मैं सीधी सीधी पहले यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। ई इक्वल टू होता है क्या, ई इक्वल टू होता है माइनस ऑफ द डीवी अपॉन डीएक्स। अच्छा, डीवी तुम्हारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, और क्या नाम है डीएक्स तुम्हारे पास होती है क्या, दूरी। तो क्या मैं वी ऑफ द जोन 1 को तुम्हारे पास जो है E1 इंटू तुम्हारे पास डिस्टेंस तुम्हारे पास 1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अगर ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास जो है D है, ठीक है, और ये डिस्टेंस तुम्हारे पास T है, ठीक है, तो मैं ये वाली दूरी को क्या लिख सकता हूँ, ये वाली दूरी को मैं लिख सकता हूँ D माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2। ये वाली दूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली दूरी को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर D माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2, लिख सकते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। ये वाली दूरी तुम्हारे पास हो गई है d माइनस 2t अपॉन 2, ये वाली दूरी तुम्हारे पास कितनी हो गई है, ये वाली दूरी हो गई है t, और ये वाली दूरी तुम्हारे पास कितनी हो गई है, आखिरी वाली ये वाली दूरी हो गई है d माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास कितना 2। तो d माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2 हमने यहाँ पे कर लिया, मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब बात को समझिएगा जरा, यहाँ पे क्या बोल रही है, इसने क्या बोला, इसने कहा कि d माइनस टी अपॉइंट 2, डी माइनस टी अपॉइंट 2 एंड तुम्हारे पास t ये दूरी है। हमने जोन नंबर 1 को लिखा, जोन नंबर 1 पे जोन नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आओ, लेकर के आए क्योंकि इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आओ और वहां की डिस्टेंस को लेकर के आओ, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा ई नॉट इंटू दूरी क्या लिखी बेटा मैंने, d माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2 लिखी, ठीक है। जोन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा, जोन नंबर 2 में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी, ई लिखी, और दूरी कितनी लिखी, तो बस टी लिखी। जोन नंबर 3 में मैंने क्या लिखा, तो ये तुम्हारे पास ई नॉट इंटू तुम्हारे पास कितना d माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या लिखा, मैंने जोन 1 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, मैंने जोन 1 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जो कि जोन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड और जोन 1 की दूरी। जोन 2 का लिखा जोन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, जोन 2 की दूरी। जोन 3 का लिखा जोन 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड, जोन 3 की दूरी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप कहोगे ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बात तो सही है। तो 2 इंटू ई नॉट इंटू डी माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2, और ई की जगह पे ई नॉट अपॉन तुम्हारे पास के इंटू तुम्हारे पास टी, ये हो गया तुम्हारे पास सॉल्व। तो ये हो गया तुम्हारे पास ई नॉट, ठीक है, डी माइनस टी प्लस तुम्हारे पास कितना टी अपॉन के, ये हो गया तुम्हारे पास कितना V1 माइनस तुम्हारे पास V2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को भी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता कि बेटा आप ये जानते हो कि दो पर्टिकुलर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है तो ये तुम्हारे पास E1 होती है P पॉइंट पे, है ना, और ये तुम्हारे पास E2 होती है P पॉइंट पे। तुम कहोगे हाँ सर पता है हमको, तो तुम कहोगे सर EP कितना होता है, EP होता है बेटा E1 प्लस तुम्हारे पास E2। सर E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट होगा। बात को समझिएगा, ठीक है, ये सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। हमने फिर क्या बोला, हमने कहा कि ईपी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगा कितना, सिग्मा हो जाएगा तुम्हारे पास चार्ज अपॉन तुम्हारे पास एरिया। तो ई पी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, ईपी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास जो है क्या नाम है क्यू अपॉन तुम्हारे पास ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जब तुम्हारे पास मैं कोई डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नहीं रखूंगा तो क्या मैं ईपी को ही तुम्हारे पास ई नॉट बोलूंगा ना, है ना, नो डायलेक्ट्रिक, जब कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है तो मैं ईपी को ही क्या बोलूंगा, ईपी को ही मैं ई नॉट बोलूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है,
V1 माइनस तुम्हारे पास V2 इज इक्वल्स टू ई नॉट की जगह पे लिखा मैंने Q अपॉन तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस तुम्हारे पास कितना T अपॉन K। अब बात समझिएगा, ठीक है। अब आप एक बात तो जानते हो, एक बात तो आप जानते हो, क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि तुम्हारे पास सी का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है। हम लोग ये बात जानते हैं कि सी का फॉर्मूला एग्जैक्टली हमारे पास कितना होता है। तो हमने कहा कि देखो कि सी जो होता है वो होता है तुम्हारे पास Q अपॉन V, और ये V होता है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, C इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास Q तो यहाँ पे हमने लिखा, और तुम्हारे पास जो V1 माइनस V2 है, ठीक है, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे उतार दिया, और हमने लिखा Q अपॉन तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट D माइनस कितना T प्लस T बाय वापस K, ठीक है। यहाँ से Q से Q कटा तो C इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट D माइनस तुम्हारे पास T प्लस तुम्हारे पास T अपॉन कितना K। ये हो गया हमारे पास C का फॉर्मूला, ठीक। ये क्या का फॉर्मूला आ गया, सी का फॉर्मूला आ गया। काय का सी का फॉर्मूला आ गया, अगर आप अपनी दो प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को पुट कर देते हैं जिसकी थिकनेस टी जो है वो डी से कम है, जिसकी थिकनेस टी जो है वो डी से कम है, तो हमको C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के लगाना पड़ेगा उसका कैपेसिटेंस को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप डायग्राम बना लीजिए और फाइनल फॉर्मूला लिख लीजिए, बाकी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, लिख लीजिए। मैंने आपको इसमें डायग्राम बनाना है, साफ तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा, मैंने थोड़ा गंदा बना दिया इसको, ठीक है। और फॉर्मूला आपको लिखना है। लिख लीजिए क्या, लिख लिया बच्चों, स्टार्ट करने आगे। Yes, sir. ठीक, हाँ तो जो है C is equals to A epsilon naught D minus T plus T upon K. This is the formula. So now from now you must remember this formula very well, क्योंकि आपको 55% 60% सवालों में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब मैं आपसे कहूंगा कि ये फॉर्मूला एक बहुत बड़ा धोखा है। अभी देखना कैसे पता आपको धोखा है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला जो है बन तो गया है पर हेल्प ज्यादा करता नहीं है। अच्छा देखते हैं जरा। C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन कैपिटल K। दिस फॉर्मूला इज फॉर द डाइलेक्ट्रिक, ठीक, whose thickness is T एंड whose distance is D, और T तुम्हारे पास लेस देन D के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर मान लो कि तुम इस प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लेकर के आए हो और तुमने उसको ठूस दिया है, इसके अंदर ठूस दिया मतलब तुमने उसको फिट कर दिया है, मतलब T की वैल्यू D के बराबर कर दी है। इन दैट केस A एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास D माइनस तुम्हारे पास जो है D प्लस तुम्हारे पास D अपॉन K हो जाएगा। ठीक, D और D जीरो हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारे पास जो है नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास जो है D अपॉन K हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब आप कहोगे ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है ना, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, और ये फॉर्मूला तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी उन्होंने पढ़ा था। ये दोनों फॉर्मूले ये अलग अलग फॉर्मूले, हाँ ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले इंसुलेटर के हैं, हाँ ये दोनों फॉर्मूले इंसुलेटर के हैं। तो ऊपर वाला किसके लिए है? ऊपर वाला स्ट्रिक्टली टी लेस देन डी के लिए होता है, और नीचे वाला स्ट्रिक्टली तुम्हारे पास जो है टी इज इक्वल टू डी के लिए होता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये जो फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है, और C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला भी डाइलेक्ट्रिक के लिए ही होता है, अलग फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअल में ये T इज इक्वल टू D के लिए एप्लीकेबल होता है, समझे आप? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K फॉर्मूला PPC का फॉर्मूला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है। ठीक है, और K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तुम्हारे पास ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जब डायरेक्ट्रिक रखा जाता है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि डायरेक्ट्रिक की थिकनेस भी मैटर करती है। डायरेक्ट्रिक की थिकनेस T ग्रेटर देन D हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। डायरेक्ट्रिक की थिकनेस T ग्रेटर देन D नहीं हो सकती, लेस देन D हो सकती है, इक्वल टू D हो सकती है। तो उसके दोनों केसेस ये सामने हैं आपके। ठीक है, अब बात आती है आगे। ठीक, फॉर्मूला लिख लीजिए आप आराम से पहले। थ्योरी आज कैपेसिटर की आई थिंक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट पे आ गए हम लोग कैपेसिटर की थ्योरी पे। सब लोग रीजॉइन कर लीजिए जरा, रीजॉइन कर लीजिए सब लोग, टाइम कंप्लीट हो रहा है।